आज तीन प्रमुख टॉपिक हैं और जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था पिछली बार, आज पिछला कुछ दोहराया भी जाएगा अगर वो लास्ट में पहले जो आज के जो नए टॉपिक्स हैं उनको कर लिया जाए। इसकी आवाज़ ठीक है या थोड़ा कम करें? तो मुझे लगता है मेरी अपनी आवाज़ काफ़ी है। ठीक है, यहाँ तक ठीक। ओके। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन फ्यूल, हाउ जस्टिफाइड। देखिए, आपने को ये तो पता ही होगा, आजकल बड़ी हॉट कंट्रोवर्सी चल रही है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, वो कहाँ तक सही है। ठीक, इथेनॉल सब लोग समझते हैं? नहीं समझते तो समझाइए हमको क्या समझते हैं जी। चलिए, ये कह रहे हैं कि शुगर केन से एथेनॉल बन जाता है। शुगर केन के अलावा भी कई चीजों से बनता है जी। हाँ, मक्का है और चावल है और शायद मिलेट से भी, बाजरा और कई तरह हैं, नहीं मालूम। मैंने जितना पढ़ा उतना बता रहा हूँ और जितना नहीं मैं बोलूँगा, इतना ही मैंने पढ़ा है। ठीक, तो आजकल जो विवाद चल रहा है इसको लेकर के, तो सरकार ने कुछ कारणों से जो कि आसानी से समझे जा सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि सरकार के ऊपर आज से कई वर्षों से पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल, जिससे कि पेट्रोल और डीजल बनते हैं, उसके खरीदने का बहुत बड़ा बोझा है। आप लोगों के सामने मैंने कई बार एक फिगर दोहराई है। हमको जितना क्रूड ऑयल भारत को चाहिए होता है, उसका कितना % हम लोग इंपोर्ट करते हैं? हाँ, मैंने 80 तो पुरानी फिगर थी, इधर कुछ सालों से 88 लिखकर आ रही थी, मगर अभी मैंने जो आर्टिकल मैंने सबके इथेनॉल के लिए पढ़े हैं उसमें 90 भी देखा। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% 90 मान लें, 88 to 90 ऐसा लिख लीजिए। 88 से लेकर 90 तक प्रतिशत तक हम लोगों को क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिससे कि हम रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल इत्यादि बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें और भी बनाते हैं। अब ये बोझा क्यों है? क्योंकि वो हमको खरीदने के लिए डॉलर देने पड़ते हैं और डॉलर की हमारे पास कमी रहती है। क्यों कमी रहती है, कौन बताएगा? क्योंकि सर हम एक्सपोर्ट उतना नहीं करते जितना इंपोर्ट करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा जवाब है। क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों करते हैं, मगर इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। कुल मिला के दो तरह का हम एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स सामान और सर्विसेज सेवाएं। सेवाओं का उदाहरण दीजिए, क्या एक्सपोर्ट जो करते हैं? सेवाएं जैसे सर्विस सेक्टर में, जैसे आईटी वगैरह से रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, आईटी में क्या? कॉल सेंटर वगैरह से। कॉल सेंटर की सेवा है, बिल्कुल ठीक जी। टेक्नोलॉजी नहीं, जैसे वो लोग वहाँ से प्रॉब्लम लगा के भेजते हैं, कहते हैं भाई इसका सोल्यूशन बताओ। जो सोल्यूशन आपने भेजा वो तो ठीक जाते भी हैं, बिना गए भी यहाँ से भी हम सोल्यूशन बना के भेज देते हैं, आईटी के और अब एआई के भी। ठीक, तो गुड्स पिछले 5 साल भी मैंने वीडियो में बताया था आपको कि पिछले 5 साल में गुड्स एक्सपोर्ट, जो हम सामान निर्यात करते हैं, उसके अंदर केवल 5% की ग्रोथ हुई है। फिर उस लेखक ने आगे क्लैरिफाई किया, 5 साल में 5% पर प्रति वर्ष नहीं, पूरे 5 साल में 5%। तो बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। तो क्योंकि हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कुछ खास बचता नहीं डॉलर, और इंपोर्ट में एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका क्रूड ऑयल का।
तो क्रूड ऑयल पर हमको अपनी ज़रूरत कम करनी चाहिए। आप कह सकते हैं अरे रिन्यूएबल एनर्जी में तो हम इतना अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों उनको थोड़े साल का मामला है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा। आपको याद होगा कि भारत ने एक टारगेट एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था कि हम जितनी बिजली की उत्पादन करते हैं उसके पैदा करने की क्षमता का आधा 50% 2030 तक हम रिन्यूएबल से, क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से, नॉन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल ये होते कोयले से, पेट्रोल से, डीजल से जो बिजली पैदा की जाती है, लेकिन नवीकरणीय रिन्यूएबल सोर्सेज से हम आधी बिजली पैदा करने की क्षमता पैदा कर लेंगे। क्षमता शब्द को ध्यान रखिएगा। और ये क्षमता हमको पैदा करनी थी, टारगेट था 2030 तक, मगर हमने वो टारगेट पा लिया 2025 में ही, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई। आप में से कौन बताएगा? हाथ उठाइए, वो कमी क्या थी? अरे एक भी हाथ नहीं उठा। Sir, we doesn't have those resources, so we can store those energy which we have achieved through the renewable resources. जो हमने नवीकरणीय स्रोतों से जो एनर्जी हमने प्राप्त करी है, उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बैटरीज नहीं है। गुड, बिल्कुल सही। देखो, नवीकरणीय में प्रमुख रूप से मेनली हम बिजली काहे से बनाने की क्षमता पैदा की? सोलर से। और सोलर जब धूप निकली है तब सोलर, तो धूप नहीं है, सूरज नहीं है तो सोलर नहीं। मगर अगर हमारे पास अच्छी पावरफुल बैटरीज हो और सिर्फ जिससे कि दिन में जब बिजली पैदा हो रही है और इस्तेमाल नहीं हो रही, वो स्टोर कर ले, उसको रात में भी इस्तेमाल करें। मगर अभी वो कैपेसिटी नहीं। ये जब हमने लगभग 8 महीने पहले आपसे ये बात करी थी, उस वक्त केवल टोटल बिजली जितनी उत्पादन हमारे देश में हो रहा है उसका कितना परसेंट? कितना? 6%। बिल्कुल ठीक, 6% हमारी पैदा हो रही थी। वैसे तो क्षमता आधी की है, 50%, मगर असलियत में हम पैदा कर रहे हैं 6%। तो वो भी उसका हल नहीं है। हम बात कर रहे थे ना कि हमारे देश पर क्रूड ऑयल, कच्चा तेल खरीदने के लिए जो ढेरों डॉलर में पैसा जाता है, वो बोझा, वो डिपेंडेंस कम करना है। रिन्यूएबल एनर्जी भी अभी उसका सहारा नहीं बन पाया है। मैंने कारण बताया, क्षमता तो आधी कर ली हमने बिजली पैदा करने की, मगर असलियत में अभी हम 6% की बिजली पैदा कर पा रहे हैं, बिजली हम कंज्यूम करके, इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो एक तरीका सरकार ने कई सालों से ये सोचा हुआ था, अभी फौरन नहीं सोचा है, कई सालों सोचे, मतलब कि ईरान की लड़ाई के बाद सोचा है, तो हुर्मुज़ से नहीं आ पा रहे हैं। हुर्मुज़ वाले मामले से ज़्यादा जोर बढ़ गया होता, अगर कोई समस्या पहले से थी। 88% और 90% निर्भरता विदेशों के ऊपर, वैसे ही एक कमजोरी की बात है। तो सरकार ने एक उपाय ये किया था, और भी कई उपाय किए थे। जैसे और कई उपाय में कहते सरकार ने रिजर्व बनाया हुआ है, वो रिजर्व हमारे काम आया। भंडारण किया हुआ था कच्चे तेल का और पेट्रोल का, डीजल का। वो अभी जब ईरान की लड़ाई शुरू हुई 29 तारीख को, 28 फरवरी 2026 को, तो हमने उसका इस्तेमाल किया। इसलिए कई हफ्ते, महीनों तक के पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। तो बाद में बढ़ाए भी गए तो बहुत मामूली बढ़ाए गए हैं। असलियत में जितना बोझा सरकार पर पड़ रहा है उतना सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए, ये मानना चाहिए। अच्छा, तो एक तरीका क्या बचता है? तरीका बढ़ता है कि हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएं। हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएं। तो 2019 से ही, 19-20 से ही सरकार ने पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया था। तो जब 5% मिलाते थे उसको क्या कहते थे? E5। जब 10, उसके बाद धीरे धीरे 10 किया तो E10 हो गया। शायद 2021-22 में, ये 19-20, ये 21-22, जहाँ तक मुझे याद है 19-2020
और ये शायद है 2021-22। और फिर अचानक अप्रैल 2026 से अप्रैल E20 लगा दिया। मैंने सच बात है महसूस भी नहीं किया कि अब हम कई महीने से जो पेट्रोल डलवा रहे हैं वो E20 है। E20 का मतलब इसमें 20% इथेनॉल है। अच्छा भाई, और उसके बाद सरकार और आगे बढ़ाना चाह रही है इसको, यहाँ तक कि 25 E25 E30 तक की बात हो गई। यहाँ तक कि वित्त मंत्रालय ने E25 E30 को मान्यता दे दी और कहा कि हम उनको एक्साइज ड्यूटी से मुक्त कर देंगे, और शायद उसका आदेश भी पारित कर दिया। फिर शिकायतें आना शुरू हो गई E20 की। अब तो जहाँ तक मुझे पता है सारे पेट्रोल पंप पे जहाँ पेट्रोल मिलता है वहाँ पर केवल E20 मिलता है। हालांकि मैंने एक टीवी के प्रोग्राम में देखा था कि वो टीवी का कोई व्यक्ति, कोई जर्नलिस्ट किसी पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ था, तो वो बताया कि कौन कौन सा फला पेट्रोल यहाँ मिलता है, तो 176 रुपये लीटर वो प्योर पेट्रोल होता है। पर वो हर पेट्रोल पंप पे मिलता है नहीं मालूम मुझे, चलिए। और जी हर एक पे नहीं मिलता है। एनीवे, तो अभी जो सरकारी स्थिति ये है कि लगभग सब पेट्रोल पंप पर केवल E20 ही पेट्रोल मिल रहा है। आप पेट्रोल मांगेंगे तो आपको 20% इथेनॉल वाला ही पेट्रोल मिलेगा, अधिकतर संभावना ऐसी बात की। ठीक, फिर शोर बजना शुरू हो गया, शिकायतें आना शुरू हो गई। बहुत से उपभोक्ताओं ने जो गाड़ियाँ चलाते थे, स्कूटर चलाते थे, बाइक चलाते थे, और कुछ मैकेनिक्स ने भी कल अखबार कर दिया, बाद में मैकेनिक्स ने भी खबरें आई। उन्होंने कहा कि दो तरह की समस्याएं आ रही हैं इसके कारण। एक समस्या क्या आ रही है? एक समस्या तो ये आ रही है कि लोग कह रहे हैं इससे एवरेज गिर गया, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है फ्यूल पर। जैसे 1 लीटर पर मानिए 100 किलोमीटर जाती थी कोई गाड़ी, 100 किलोमीटर कोई जाती नहीं आसानी से। अगर कोई जा रही हो तो उसमें अब वो 90 जा रही है, 85 जा रही है, ये हो ठीक। 20 जाती थी 1 लीटर में 20 किलोमीटर, तो 20 की जगह पर वो 18 जा रही है, 15 जा रही है। लोगों ने कल की रिपोर्ट अगर माने जो अखबार में कल आई, न्यूज़पेपर में आई, कि कुछ दिल्ली के मैकेनिक ने कहा कि उनके पास शिकायतें हैं कि 30% तक फ्यूल एवरेज जो है गिर गया, कंजम्पशन का एवरेज। यानी पहले 1 लीटर पेट्रोल डलाने पर जितना दूर तक गाड़ी जाती थी उनकी, वो अब 5 से 10 से लेकर 30% तक कम दूरी जा रही है। ठीक, एवरेज तो जी जी हाँ, सरकार का कहना है कि इतना नहीं गिर रहा, मगर जो लोग यूजर्स हैं वो कह रहे थे गिर रहा है। अच्छा, इसका एक साइंटिफिक कारण शायद ये बताया गया, जैसे इंसान कोई चीज़ खाता है, हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो हर किसी चीज़ की, खाद्य पदार्थ की कैलोरी एक सी नहीं होती है ना। अगर 1 गिलास पानी पिए तो कम कैलोरीज आपके पेट में गई, शरीर में गई, और 1 गिलास दूध पिए ज़्यादा गई, और 1 गिलास घी पी लें पिए नहीं तो बहुत ज़्यादा गई। तो कैलोरी क्या होती है? कैलोरी होती है उससे आप किसी चीज़ को खाने या पीने से जो हमको ऊर्जा मिलती है, उसीलिए उतनी ही ऊर्जा हमको बर्न करनी होती है, कैलोरीज बर्न करनी होती है। अगर आप तेल के वाले तरमाल सुबह सुबह खा के आए हैं तो आपको सुस्ती आएगी, क्योंकि आपको उसे बर्न करना था और बर्न किया नहीं आपने। जितना ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, औसतन एक इंसान वयस्क कितना कैलोरीज कंज्यूम करना चाहिए या करता है,
अपने यहाँ इंडिया में 2000 का एवरेज लेके चलते हैं, 2000 कैलोरीज तक कंज्यूम करते हैं और 300-400 कैलोरीज तक हमको एक्सरसाइज करके, चल के, भाग के, व्यायाम करके, जिमिंग करके बर्न करनी चाहिए। 300-400 देखो कैलोरीज तो बर्न होती रहती हैं। आप बिस्तर में लेटे हो तब भी हो रही है, जब बैठे हो तब भी हो रही है, खड़े हो तब भी हो रही है, चल रहे हो तब भी हो रही है, मगर फर्क होता है कितनी, किस रफ्तार से। लेटने में बहुत कम, मामूली रफ्तार से। अब मैं खड़ा हूँ तो बैठने के मुकाबले में ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, चल रहा हूँ तो और अच्छा कर रहा हूँ। जितनी देर चलूँगा उतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करूँगा। आप विश्वास कीजिए कि मैं जिस दिन आपके यहाँ 2 घंटा लेक्चर देके जाता हूँ और 1 घंटा वहाँ, 1.5 घंटा वहाँ, 3 घंटा, उन दिन मैं कभी कभी एक्सरसाइज भी नहीं करता, सोचता मैंने तो कैलोरीज काफ़ी बर्न कर ली। तो खड़े होना भी एक्सरसाइज है, मगर केवल खड़े होने को ही सब कुछ बस समझ लीजिए। हाँ, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जी रनिंग में है। हमने कई बार बताया है क्लास में। नो आप तो अपना लगा रहे, मेरा बताया याद नहीं किसी को। WHO ने कहा है कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज है क्या, ब्रेक। हाँ, तो शायद शब्द याद नहीं आ रहा, मैं बात याद आ रही है। ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक क्या होता है? ब्रिस्क माने तेज, वॉक माने चलना, लपकते हुए चलना। जैसे अगर आप वॉक करने से पहले आप अपनी नाड़ी को ऐसे छूइए, चुप हो रहा है ना, गिनिए 1 मिनट में कितनी बार हुआ, तो वो लगभग 70 या 75 होगा। और इतना तेज चलिए कि वो लगभग 100 क्रॉस कर जाए, 100-105 हो जाए, बस उतना तेज। जिसको हम लोग कहते हैं लपकते हुए। कभी कहते नहीं माँ बाप बच्चे, अरे बेटा मेहमान आने वाले, लपकते हुए जाओ, समोसे ले आओ गरम। आप तो लपकते हुए गए, मगर वहां भीड़ थी, क्या करें। चलिए, तो जैसे कि इंसान लोग अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं, तो ज्यादा कैलोरी वाली चीजों से ज्यादा ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। वही मामला इथेनॉल का है। इथेनॉल में कैलोरीज कम होती हैं पेट्रोल के मुकाबले, और वो 25-30% तक कम हो सकती है। शायद इस स्रोत पर निर्भर करता है कहाँ से बनाया गया, कैसे बनाया गया इथेनॉल। इसीलिए वो इथेनॉल के इस्तेमाल से एवरेज थोड़ा सा गिर जाता है, तो उसे ऊर्जा कम मिलती है, वो कम ऊर्जा देगा। बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये क्या बता रहे हैं? अब ये बताया जा रहा है, अभी हालांकि इसको एडवाइस को तो फाइनल मत मान ले, अभी तो बहुत कुछ आ रहा है, लिखा जा रहा है। फिलहाल एडवाइस ये है कि जिन लोगों ने गाड़ियां अप्रैल 2023 के बाद खरीदी हैं, जो गाड़ियां अप्रैल 2023 के बाद खरीदी गई हैं। अच्छा हाँ, मैंने तो एक ही प्रॉब्लम बताई अप्रैल वाली, एक प्रॉब्लम और ये बताई गई। दूसरी प्रॉब्लम ये बताई गई, जो कि मैकेनिक भी बता रहे हैं, इस्तेमाल करने वाले लोग भी बता रहे हैं, सरकार उसको कम मान रही है। एवरेज वाली बात मान रही है, तो कम करके मान रही है, बहुत थोड़ा मामूली फर्क पड़ा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो है कोरोजन माने कि जहाँ पर पेट्रोल की टंकी होती है, उसकी दीवारों पर कोरोजन हो रहा है, मतलब क्या कहें, खुजली हो रही है। और जहाँ जहाँ पेट्रोल जाता है इंजन में या जो यंत्रों में, उनकी जो दीवारें हैं उनको कोरोजन हो रहा है। कोरोजन माने जो शायद अंदर कोई ऐसी जंग टाइप का या कोरोजन कहिए, तो उससे होता क्या है, जहाँ पर भी ये इथेनॉल टच करता है जिस चीज़ से, उसमें से पानी जो होता है या जो मॉइस्चर होता है उसको ले लेता है। जैसे पेंट है, मान लिया टंकी के अंदर पेंट की हुई टंकी है, मुझे मालूम नहीं कि टंकी पेंट होती है अंदर से कि नहीं होती है। अगर पेंट किया हुआ है तो उसका पेंट का वो तेल या जो पानी मॉइस्चर वो ले लेगी,
तो नेचुरली पपड़ी सूख जाएगी, वो कुछ निकलने लगेगी। तो ये शिकायत भी एक बताई गई है। कोरोजन 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 क्या कहेंगे, कोई खराबी पैदा कर देते हैं जिन जिन चीज़ों से वो टच में आते हैं, छूते हैं। सर बेसिकली इथेनॉल की प्रॉपर्टी होती है एज अ सॉल्वेंट। हाँ वही तो उसको थोड़ा सा वो तो डिजॉल्व करने की कोशिश करता है, सॉल्वेंट। राइट। पर इसमें आर्टिकल में बताया कि अच्छा अब इसका ले, तो अभी जो एडवाइस है अभी ये बदल सकती है कि अप्रैल 23 तक जो गाड़ियां खरीद ली गई हैं वो तो लगभग सेफ है, उन पर ज्यादा असर इथेनॉल का नहीं पड़ेगा। सॉरी उल्टा हो गया, अप्रैल 23 के बाद जो गाड़ियां खरीदी गई, अप्रैल 2023 के बाद जो गाड़ियां विशेषकर कारें खरीदी गई हैं वो रिलेटिवली सेफ हैं, उन पर कोरोजन वगैरह का असर कम पड़ेगा। और ये एवरेज तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, मैं समझता हूँ, कितना भी कुछ कहें, अगर उसके अंदर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है इथेनॉल की तो वो तो असर दिखाएगी, क्या चाहे कि आपका इंजन कितना अच्छा क्यों ना हो। और उससे पहले की गाड़ियों को कह रहे हैं ज़्यादा असर का चांस है, जितनी पुरानी शायद गाड़ी होगी उस पर उतना ज़्यादा असर होगा। तो इस पर लोग कह रहे हैं कि आपने जब हमको अप्रैल 23 से पहले सरकार ने जो गाड़ियाँ बेचने की परमिशन दी और जो बेची, क्या बेचने वालों ने ये हमको बताया था कि इसमें ये समस्या आ सकती है? तो फिर जो चीटिंग है, धोखा, दो लोगों के साथ धोखा है। आप पहले से बताते कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं और आप ऐसा करने जा रहे हैं, तो कुछ लोग कहने पे आप उसका भुगतान भुगत दिए। भुगतान ये है कि आज जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करिए, जो E20 या E25 का जो भी पेट्रोल आप बेच रहे हैं आगे बेचेंगे उसके दाम कम करिए। वो अभी सरकार उस पर राजी नहीं है, उस पर सरकार राजी नहीं है। ये सब है ऐसा। मैं अपने एंगल से सोचता हूँ, जब ये मैंने पढ़ा तो अपना हिसाब लगाने लगा मैं। मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं, एक छोटी गाड़ी जो अप्रैल 23 से पहले की है, एक बड़ी गाड़ी जिससे कि मैं प्राय आता हूँ, आज भी आया हूँ, वो उसके बाद की है। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद इसके ऊपर को थोड़ा बहुत एवरेज का असर पड़ा है। इसका एवरेज शायद 23 रहा करता था, अब 22 के करीब रहता है। वो दिखता है आपके अंदर, सामने दिखता है स्क्रीन के ऊपर, तो 22.1 20.2 1 लीटर पेट्रोल। बड़ी गाड़ी होते हुए भी इसका एवरेज अच्छा है, इसलिए इसके अंदर उन्होंने बताते हैं एक बड़ी सी बैटरी लगा रखी है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाँ, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। तो जब गाड़ी सुस्त रफ्तार में हल्की 40-50 किलोमीटर की रफ्तार चल रही होती है तो ईवी पर ही चलती है, अगर ईवी काम करती है, बैटरी पर चलती है, उतनी देर पेट्रोल की बचत हो जाती है और एवरेज इंप्रूव हो जाता है, खर्चा कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये गाड़ी मेरी अगर ये सही है तो सेफ है, तो खतरा है मेरी छोटी गाड़ी को जो इससे पहले की है। जहाँ तक मुझे याद पता सितंबर या नवंबर 22 की है, मगर वो है CNG गाड़ी, वो भी हाइब्रिड है, CNG एंड पेट्रोल। तो मेरे पास उनका सब हल ये है कि भाई मैं CNG पर ही जहाँ तक इतना संभव चलाऊंगा, क्योंकि CNG में थोड़ा नहीं मिलाया जा सकता। CNG एक गैस है, गैस में लिक्विड नहीं मिलाया जा सकता। और अगर पेट्रोल थोड़ा बहुत कभी कभार इस्तेमाल भी होता है तो मैंने सोचा है कि भाई जो महंगा वाला है उससे एक बार लेके भर लेंगे और वो चलेगा 6 महीने 8 महीने, कम से कम गाड़ी को नुकसान होगा। क्योंकि ये तो मेरा हल हो गया, पूरे देश के लिए अभी सरकार को जवाबदेही है। सबसे बड़ी तो प्रश्न है कि आपने क्यों किया ऐसा, आप कर रहे थे तो बताया क्यों नहीं। मामला है ट्रांसपेरेंसी का। और क्या क्या इशू रेज किए गए हैं इससे संबंधित है, तो छोड़ कर नहीं मानी। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर एथेनॉल मिलाना ही है तो फिर उन चीजों से बनाइए, उन चीजों से एथेनॉल बनाइए जिसका कि पर्यावरण पर ज्यादा असर ना हो और जो महंगी ना हो। तो सबसे सस्ती चीज लगती है मिलेट्स, बाजरा या उस तरह की चीजें। आप राइस से बनाएं, राइस तो वाटर का सब्जी क्लास में हूँ, उसके बाद बात करूँ आपसे।
हाँ वो उसने भेज दिया, मैंने अभी देख नहीं पाया हूँ, फिर आपसे बात करूँ क्लास के बाद। जी 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 आपकी आवाज साफ नहीं है। अच्छा वो आप ये जो उसने भेजा है वो आपने चेक कर लिया है? फुली चेक किया आपका? बस बस तो ठीक है ठीक है ठीक है। ओ थैंक यू थैंक यू। ये मेरे सीए हैं, तो मेरा रिटर्न भरने का टाइम है ना, 31 जुलाई से पहले भले आदमी। जब इनकम टैक्स में था तब ये मेरे सामने अपीयर हुआ करते थे, और अभी भी एक पैसा नहीं लेते मेरा रिटर्न भरने का, और बड़ा ध्यान रखते सानी साहब। जी क्या बात हो रही थी? हाँ क्या करें, इथेनॉल बनाना ही है, क्योंकि बनाना ही ऐसा लग रहा है, तो फिर चावल से मत बनाइए, क्योंकि चावल जो है, राइस जो है, धान जो है, वो है वाटर कंजम्पशन, यानी बहुत पानी चाहिए उसको। हमने एक बार आपको बताया था कि 1 किलो चावल के लिए कितना लीटर पानी लगता है? 4000 कि 5000 ऐसे कुछ है, 4000-5000 लीटर पानी लगता है। तो उसके मुकाबले में ये जो ज्वार बाजरा, इसको में कम लगता है, ये लगाइए, इसको पानी कम चाहिए, ठीक, तो और सस्ता भी शायद है ये। तो जो सस्ता है, जो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है, वो सोच इस्तेमाल करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी रखिए, आगे जब भी आप बात करें कि E20 या 25 या 30, पूरी बात उसके बारे में बताइए कि इसका क्या असर पड़ेगा आपकी गाड़ी पर, और कंप्लीट टेस्टिंग के बाद बताइए, ऐसे नहीं हवा में हाथ दिया आपने। हैं? ऐसा अभी तक मुझे सुनने को पढ़ने को नहीं मिला है, और ज़्यादातर एडिटोरियल वगैरह यही एडवाइस कर रहे हैं, एक्सपर्ट भी एडवाइस कर रहे हैं। हाँ तो धान तो बहुत ही हानिकारक है। धान के बारे में अभी हम कितनी एक्सरसाइज सेशन लेने वाले हैं, तो उसको तो वैसे ही सरकार कुछ ऐसा चक्र है, एक वर्चुअस साइकिल कहिए या विशेष साइकिल कहिए, कि सरकार उसका जरूरत से ज़्यादा प्रोत्साहन कर रही है, उससे बहुत पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ एमएसपी के चक्कर में लोग उन जगहों पर भी पैदा कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा में, जहाँ पर लोग खाते नहीं हैं चावल। ये चावल लोग खाते हैं लखनऊ से शुरू करके उसके पूरब में, कभी कभार तो सभी लोग खाते हैं, और पाबंदी से रेगुलर दोनों टाइम या केवल चावल, वो आपको जितना पूरब में जाइएगा उतना ज़्यादा, और दक्षिण में और ऊपर भी कश्मीर में, वही हिंदी बेल्ट में खासतौर से लखनऊ के पूरब में लोग कम चावल खाते हैं। इधर तो हम वेस्ट यूपी, यहाँ तो लोग रोटी रोज खाते हैं दोनों टाइम, और खाने को रोटी भी बोलते हैं, रोटी खा ली, खाना खाने को बोलते हैं रोटी खा ली, और बंगाल में भात बोलते हैं, चावल खाना खाने को कहते हैं भात खाबो। आइए अपना टॉपिक ले लें, क्लियर? जी पूछिए पूछिए पूछिए। हैं इथेनॉल को लेकर के वैश्विक स्थिति पर अभी ब्राजील में इस्तेमाल हुआ है, और हाँ ये बात कही जा रही है कि सरकार को बहुत सोच विचार के, औरों का एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस सब सामने रख के ये कदम उठाना चाहिए था, और लोगों के साथ पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी। क्या उन्होंने बताया था अप्रैल 2023 से पहले कि ये जो गाड़ियाँ आप खरीद रहे हैं, और उस वक्त तक उन्होंने इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया था 19 से ही, कम से कम 19 से तो बता सकते थे। हाँ हाँ E5 आना शुरू हो गया था, और वैसे ही प्लान था कि धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो फिर आप बताते कि भाई हम अप्रैल 23 के बाद आपकी गाड़ी जो है वो को कुछ डिसएडवांटेज होगा, नुकसान होगा। हैं
ब्राजील में। हाँ हाँ सरकार को चिंता करती है कि वहाँ का ये खराब नहीं है तो यहाँ कैसे होगा? देखो, मैंने ये नहीं कहा कौन सच बोल रहा है। सरकार जो कह रही है कम से कम नुकसान हो रहा है, और पब्लिक कह रही है, पब्लिक में कुछ, सारे पब्लिक नहीं, पब्लिक में कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा नुकसान हो रहा है। IIT कानपुर के सेक्टर में बताता है कि 5% तो मिनिमम हो ही जा रहा है। 5% का रेट कम हो रहा है। अगर एक बात सोचने की है कि अगर इथेनॉल मिलाने से हमारा कुछ खर्चा कम हो रहा है और उसका और एवरेज कम हो जा रहा है, तो कुल मिला के फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना चाहिए। सरकार ने सर ये भी तो कहा था कि हम उसके रेट घटाएंगे। हाँ, रेट तो नहीं घटाए, रेट नहीं सर घटाए। जनता क्या कहे? जनता कह रही है, मैंने पहले कहा आपने कि जनता कह रही है कि भाई आपने पहले से बताया नहीं, अब हमको उससे नुकसान भी हो रहा है, कम या ज़्यादा एवरेज भी गिर रहा है, ये भी सरकार मान रही है, तो फिर आप दाम कम करिए। तो सरकार अभी दाम कम करने के लिए तैयार है। मगर ये बात मान के चलिए कि सरकार ने इधर ईरान वाला संकट आने के बाद से बहुत कुछ बोझा अपने सर लिया। अपने सर का मतलब टैक्स पेयर के सर, सरकार अपनी जेब से तो कुछ देती नहीं है, टैक्स पेयर के पैसे में। और कोई सवाल? अगला टॉपिक ले लें, आइए। G-2, G-2, मैंने माइनस लिखा है, -2 लिखा है आप लोगों ने। G माइनस लिखा, 2 नहीं लिखा है, 2 नहीं लिखा है, तो उसने 2 डाल लिख लीजिए, मुझे लग रहा है भूल गया। It should be G-2 strategy, G इसका नहीं -2 strategy। थोड़ा एक सटल सा कॉन्सेप्ट है। सटल का मतलब सूक्ष्म, तो सही है शब्द, इसको थोड़ा बारीकी से समझना चाहिए आप, वरना आप किसी और चीज के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको कि एक नया नया नाम दिया गया है। हो सकता है ये नाम भी थोड़े दिन बाद आपको देखने को सुनने को ना मिले। ये स्ट्रैटेजी कौन लोग अपना रहे हैं? जो मिडिल पावर्स हैं, मध्यवर्गीय शक्तियां, कहां की? इंडो पैसिफिक की। ये इसकी चीज है, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक। कौन सी शक्तियां? मिडिल पावर्स। भाई बड़ी शक्तियां तो चाइना है, रशिया है, वो नहीं। इसमें मिडिल पावर, मिडिल पावर्स कौन सी है? इंडो पैसिफिक क्या है? इंडो पैसिफिक वो एरिया है, अगर आप विश्व का मैप नक्शा अपने सामने सोच लें तो अफ्रीका के पूर्वी तट से पूरब में चलिए। अफ्रीका ऐसे करके है ना, तो अफ्रीका का जो पूर्वी, ये तो पश्चिमी तट है, मतलब यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, और एक जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट से शुरू करते हुए आप चलिए पूरब में और चलते रहिए जब तक कि अमेरिका का पश्चिमी तट ना आ जाए। ये पूरा एरिया, इसमें इंडियन ओशन भी है, पैसिफिक ओशन भी है, ये पूरा एरिया इंडो पैसिफिक कहलाता है। तो इंडो इंडियन ओशन, पैसिफिक से पैसिफिक ओशन, ऐसे भी बोलते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं। इंडो पैसिफिक, इस पूरे एरिया को इंडो पैसिफिक अमेरिका ने कहना शुरू किया कुछ साल पहले। दुनिया ने भी इंडो पैसिफिक कहना शुरू किया, मगर अभी कुछ दिनों से पहले अमेरिका ने इसको इंडो पैसिफिक कहना बंद कर दिया। पता नहीं, ये भी एक तरीका है भारत को तंग करने का।
नीचा दिखाने का, पता नहीं, मुझे नहीं पता। और ये सच्चाई है कि उन्होंने कोई और शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उसकी जगह पर, पैसिफिक कमांड या ऐसा कोई शब्द। ठीक, तो मैं आपको बता रहा था कि ये अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया टर्म इस्तेमाल करना शुरू किया, G2 से क्या मतलब था उनका? जी का मतलब ग्रेट, महान शक्तियां, सुपर पावर्स। दो, कौन दो? चाइना और यूएसए। ये शायद चाइना को खुश करने के लिए। तो उसी से लगा करके अब ये बनाया गया G-2, यानी कि अब इंडो पैसिफिक की जो मिडिल पावर्स हैं, इंडो पैसिफिक की मिडिल पावर्स जो रणनीति अपनाती हुई दिख रही हैं अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसको एक नया नाम दिया जा रहा है G-2। अब थोड़ा मैं उसका बैकग्राउंड बता दूं और फिर बता दूं कि इस G-2 का क्या मतलब है। ठीक, बैकग्राउंड ये है कि इधर पिछले 15-20 सालों में अमेरिका ले लो, अमेरिका के बहुत सारे देशों के साथ रिश्ते एक किसी स्तर तक के या किसी एक दिशा में बढ़ रहे थे। अब वो सब ट्रंप के आने के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद से उसे गड़बड़ा गया। भारत को ही ले लो, भारत के साथ 20 साल से अमेरिका से रिश्ते सुधर रहे थे। भारत भी कोशिश कर रहा था सुधारने की और अमेरिका भी कोशिश कर रहा था सुधारने की। और जब तक भी डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन था प्रेसिडेंट? जो बाइडेन जब तक राष्ट्रपति थे तब तक अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंस देता हुआ, बहुत महत्ता देता हुआ भारत को दिखता था। और उस महत्ता के पीछे एक बड़ा कारण ये था, माना जाता था कि इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती हुई ताकत, जिसका कि वो गलत दुरुपयोग भी करते हैं समय समय पर, खासतौर से साउथ चाइना सी में, फिलीपींस, जापान वगैरह वगैरह के साथ, ताइवान, उनके साथ थोड़ा अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहते हैं और उनके छोटे छोटे आइलैंड्स पर कब्जा भी करने की कोशिश करते रहते हैं। और चाइना, तो ये माना गया अच्छा अमेरिका तो सबसे बड़ी सुपर पावर है, तो वो नहीं चाहती कि कोई और नई सुपर पावर उभरे। तो चाइना की बढ़ती हुई शक्ति इंडो पैसिफिक में और विशेषकर साउथ चाइना समुद्र में, उसको रोकने के लिए ऐसा माना जाता था कि अमेरिका भारत को चुना है कि आप हमारे पार्टनर बनिए, हमारे डिफेंस पार्टनर बनिए, जो कि हम हैं, और आप चीन को रोकने के लिए हमारे साथी बनिए। उसी के लिए क्वाड बनाया 4 देशों का, उसी के लिए I2U2 बनाया मेनली चीन को रोकने के लिए। और इसीलिए भारत का बड़ा मानदान था। भारत के प्रधानमंत्री जब भी अमेरिका जाते थे या नहीं भी जाते थे तो उनकी बड़ी इज्जत अमेरिका करता था। क्यों? ऐसा माना जाता था कि अमेरिका को भारत की बहुत ज़रूरत है, रणनीतिक कारणों से, स्ट्रेटेजिक कारणों से जरूरत है। मगर जब से ये आए हैं डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन के, कब आए? जनवरी 2025 में। तब से इनका रवैया ही समझ में नहीं आता। भारत की तरफ से इनका रवैया तो बिल्कुल अलग है। लगता ही नहीं कि भारत को वो महत्ता देते हैं। ये क्वाड में भी ट्रंप की कोई दिलचस्पी खास नहीं रही। अभी कुछ मीटिंगें हुई हैं, रुकते बातें, तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। भारत को बात बात पर नीचा दिखाना, भारत के प्रधानमंत्री को बात बात पर नीचा दिखाना, फिर बीच बीच में तारीफ भी करना, ये सब तमाशे ट्रंप साहब कर रहे हैं।
चीन, हमारे रिश्ते ले लीजिए चीन के साथ खराब तो शुरू से थे, बहुत सालों से थे, तो बीच में कुछ ठीक ठाक हो गए थे, ठीक ठाक चले। फिर उन्होंने 2020 में वो लड़ाई हो गई लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने फौज डाल दी अपनी, हमने भी अपनी फौज डाल दी। वो उसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, मगर दोनों की फौज बड़ी हुई है 6 साल से। हाँ हाँ घुसे हुए हैं, अभी भी घुसे हुए हैं ये ठीक। तो फिर भी चीन पर हमारी निर्भरता है ट्रेड की। अभी भी हमारा लगभग $150 बिलियन का ट्रेड होता है उनसे, और उसमें हमको घाटा होता है। अमेरिका के साथ भी हमारा बड़ा ट्रेड होता है, मगर उसमें घाटा नहीं होता है, उसमें फायदा होता है। सबसे ज़्यादा किसी बड़े देश के साथ ट्रेड करने में, व्यापार करने में भारत को फायदा होता है, अमेरिका के साथ होता था, मगर अब वो भी घटना शुरू हो गया। अब बताया कहीं मैंने आंकड़ा देखा था कि पिछले 1 साल के अंदर अभी जो टैरिफ की नीतियाँ अपनाई ट्रंप ने, और घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, 40% कर दिया भारत का दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो उसकी वजह से बहुत सारे उतार चढ़ाव से भारत गुजरा अमेरिका के साथ में। उसका लगभग जो हमारा सरप्लस होता था, ट्रेड सरप्लस, मुनाफा डॉलर में, वो 40% घट गया 1 साल में। तो अब अमेरिका की तरफ हमारा रवैया बड़ा अजीब सा है, ना वो गलते बनता ना निगलते बनता। हमें अमेरिका की कई कारणों से आवश्यकता है, मगर अमेरिका जो है वो सीधे वो बात नहीं करता। कभी कभार अच्छा भी बोल देते हैं, फिर खराब बोल देते हैं। हमारा उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पाया। आजकल के अखबारों में कुछ अच्छे आसार दिख रहे हैं, मगर आगे क्या होगा पक्का नहीं मालूम। ये तो हो गया हमारा। ऐसा ही चीन के साथ है मामला, बावजूद उनके साथ खराब रिश्तों के हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, तो हमें उनकी जरूरत है। ऐसे ही और जो मिडिल पावर्स हैं इंडो पैसिफिक की, नाम ले लो, जैसे इंडोनेशिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे न्यूजीलैंड, जैसे जापान, जैसे साउथ कोरिया, जैसे ताइवान, ये सब मिडिल पावर्स हैं। ताइवान शायद पावर तो नहीं है, मगर हाँ इकोनॉमिक पावर है। तो ये सब भी दोनों से ही त्रस्त हैं। अब ताइवान को ही देखिए, पहले अमेरिका का फुल प्रोटेक्शन था चीन के खिलाफ। ताइवान पहले अमेरिका का हिस्सा था, फिर वो आज़ाद हो गया, अलग हो गया, मगर चीन अभी भी कहता जब चाहेंगे कब्जा कर लेंगे ताइवान के ऊपर। और ताइवान बहुत अच्छा विकास कर रहा है। हमने आपको बताया होगा कि ताइवान के अंदर प्रति व्यक्ति आय चीन की प्रति व्यक्ति आय से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है, 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। तो किसी भी हालत में चीन उसको खोना नहीं चाहता। और ताइवान में डेमोक्रेसी है, चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, वही कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, वन पार्टी रूल। तो ताइवान नहीं चाहता चाहे चीन में दोबारा शामिल होना। अमेरिका ने अब तक उसको गारंटी दे रखी थी कि चीन अगर तुम पे हमला करेगा तो हम बचाएंगे। और अब एक नई चीज उभर रही है, अब G2 बोल करके ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का अमेरिका जो है वो चीन के साथ दोस्ती करना चाह रहा है। ए भाई, अगर उन्होंने दोस्ती कर ली तो हमारा क्या रहा बचा? तो वैसे ही हमारी कदर, हमारी इज्जत, हमारा मानदान अमेरिका में इसलिए था कि हम चीन और अमेरिका की लड़ाई में अमेरिका के साथ खड़े थे, और चीन के विरुद्ध अमेरिका के साथ मिलकर हम चीन को रोकने का वचनबद्ध थे। मगर अब जितनी अगर अमेरिका और चीन की ही दोस्ती हो गई तो फिर हमारी क्या इंपॉर्टेंस रह गई? ऐसी ही कुछ स्थिति और देशों की भी है सबके साथ। आपको पता है कि अमेरिका, इवन यूरोपियन यूनियन, जिनका कि हमेशा से डिफेंडर, प्रोटेक्टर, उनकी रक्षा करने वाला अमेरिका हुआ करता था, अब उन्होंने तो उनको भी धक्का बता दी। ट्रंप ने कहा अपना इंतजाम करो, हम तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मेदार नहीं। और अभी तो बहुत नाराज है। ईरान की लड़ाई में हमने बुलाया, यूरोप से कोई नहीं आया, नाटो का कोई मेंबर नहीं आया है। नाटो वाले कहते हैं कि नाटो तो बना है आप इसलिए कि आप पर कोई हमला करे तो हम आपका साथ देते। आप पे किसी ने हमला तो किया, हमला तो आपने किया ईरान पे। नंबर 2, अगर आप हमला करने जा रहे हैं तो आपने हमसे पूछा था, आपने हमसे राय ली थी।
तो फिर हम जब आप मुसीबत में पड़ गए तो आपको बुला रहे हो, चलो आ जाओ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करने के लिए आ जाओ, तो हमको अभी जान लोगों में डालें, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। पर अभी तक ये लग रहा है कि अमेरिका और दूसरी शक्तियाँ मिलकर भी कोशिश करें तो ईरान के कब्जे से उसको नहीं छुड़ा सकती, और जिस तरह से ईरान ने उस पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो लगभग अब यही स्थिति रहने वाली है। अभी कुछ दिनों पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के वो सारे गल्फ कंट्रीज में गए थे, खबर ये थी वो यही समझाने के लिए गए हैं कि अब मान लो कि अब स्थिति यही रहेगी। ठीक, हाँ मैं कहाँ था, तो मैं ये बता रहा था आपको कि बैकग्राउंड बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर जनवरी 2025 के जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं और उधर चीन के साथ भी इन दोनों का रवैया या तो अच्छा नहीं है या बदलता रहता है। तो कहने का मतलब ये कि जो मिडिल पावर्स हैं, मिडिल पावर्स भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये सब मिडिल पावर, ये सब कंफ्यूज हैं लगभग सभी का दोनों के साथ क्या बोलते हैं मोह भंग सा हो गया है। कौन दोनों? चीन और, तो जो ये स्थिति चीन और अमेरिका के बीच में या उनके कारण पिछले कुछ सालों में बनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, उस स्थिति से निपटने के लिए ये G-2 की स्ट्रेटजी बनाई गई है कि भाई अगर अमेरिका और चीन से हमको किस देश को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तय नहीं है, क्लियर नहीं है, तो हम ये मान के चलें कि उनके बिना हम आपस में क्या कर सकते हैं। तो इन सभी पावर्स में से हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो दूसरों को दे सकता है। तो इसमें एक पैराग्राफ है, बड़ा अच्छा सा पैराग्राफ है, खूब अच्छे से बताया है, मैं कंक्लूड ना करता हूँ, देख कर बताता हूँ आपको। जापान के पास क्या है? एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ये मैं तो दूंगा आपको, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, बड़े बड़े पुलों के लिए, सड़कों के लिए वो पैसा देते हैं भारत को भी और देशों को भी। साउथ कोरिया शिप बिल्डिंग, जहाज बनाने में आगे हैं, सेमीकंडक्टर में आगे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन में आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास वो है जो चीन के पास है, क्रिटिकल मिनरल्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, और न्यूजीलैंड के पास भी है इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज इन ट्रेड, हायर एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये जो मिडिल पावर्स हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि आपस में रिश्ते बढ़ाएं। आपको ये देखने को मिला होगा, देखो अभी मोदी जी गए, कहाँ गए? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उससे पहले हमारे देश में कौन कौन आया? जापान की प्रधानमंत्री और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, पिछले 1-2 महीने में आए। तो ये सब कोशिश कर रहे हैं कि आपसी रिश्ते बढ़ाएं, जिससे कि एक दूसरे से जो कुछ भी हम ले सकते हैं वो ले, आपसी आदान प्रदान करें। इसका ये मतलब तो है, लेकिन इसका ये G- का मतलब ये है, लेकिन G- का मतलब कुछ चीज़ें आप गलत ना समझ लें। बता दूं कि G-2 का मतलब ये नहीं है कि ये एक कोई गुट बन रहा है अमेरिका और चीन के विरुद्ध, नहीं। ये लोग ऐसा नहीं कुछ तय हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। कल को क्या होगा नहीं मालूम। अभी तक तो G-2 की स्ट्रेटजी मिडिल पावर्स, कहाँ की मिडिल पावर्स? इंडो पैसिफिक की मिडिल पावर्स जो ये रणनीति अपना रही हैं, उस रणनीति का उद्देश्य फिलहाल ये नहीं है कि हम चीन और अमेरिका के विरुद्ध एक अलग गुट बना रहे हैं, नहीं। वो ये भी नहीं कह रहे कि हमको चीन और अमेरिका से कोई मतलब नहीं है,
चीन और अमेरिका की मत से हर किसी को मतलब है, इनमें से हर किसी को ज़रूरत है। हर कोई चाहता है कि चीन और अमेरिका मदद दे, उनका टेक्नोलॉजी है, एक के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग का हब है चीन, सस्ता सामान बेचता है, इसकी ज़रूरत अमेरिका को भी है, यूरोप को भी है, उनके सस्ते सामान की, हमको क्यों नहीं होगी। हमारा ट्रेड उनसे बावजूद 2020 की लड़ाई की, जिसके अंदर के हमारे 20-25 जवान मर गए, चीन के भी कुछ मरे, इसके बावजूद उसके बाद से आज तक हमारा ट्रेड बढ़ गया, और ट्रेड भी घाटे वाला। फार्मा, जिसके अंदर हम दुनिया में अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं, उसमें इंटरमीडिएट लेवल का सब मटेरियल है, मोस्टली हम चीन से इंपोर्ट करके दवा बनाते हैं। तो वो जो ऊंचाई हमने पाई है फार्मा में, चीन को अगर हमने छोड़ दिया या चीन ने हमको छोड़ दिया तो वो ऊंचाई से हम गिर जाएंगे, तो हम चीन को भी नहीं छोड़ सकते। तो ये G-2 का मतलब ये नहीं है कि ये चीन और अमेरिका के खिलाफ कोई गुट है, या हम चाहते हैं कि ये गुट वाके जो मिडिल पावर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम चीन और अमेरिका दोनों को छोड़ करके आपस में ही काम कर लेंगे, नहीं। अब जो ये दोनों अमेरिका और चीन जो कुछ भी करना है उसको तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। जो उनके हालात चल रहे हैं अनिश्चितता वाले, कभी कुछ वाले, उनको देखते हुए हम आपस में रिश्ते बढ़ा दे रहे हैं, जिससे कि अगर ये अनिश्चितता बनी रहे अमेरिका और चीन की तरफ से, और उनके साथ जो कुछ भी निगेटिव मिल रहा है, उनको नुकसान उनसे हो रहा है उनकी नीतियों के कारण, उस नुकसान को कम किया जाए। बस आपस में एक दूसरे से ट्रेड बढ़ा कर। आपको याद होगा हमने कई बार कहा कि भारत ट्रेड के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहता है, मगर हमको तो साउथ एशिया के आपस के पड़ोस के देशों के साथ भी हमारा ट्रेड बहुत कम है। अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इनके साथ ट्रेड अपना जो है उसको बढ़ाएं तो उसमें तो खर्चा बहुत कम होगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो बॉर्डर हमारे मिले हुए हैं या बहुत नजदीक है हमारे। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हम, वो एक अलग विषय है। ये विषय समझ गए। हमने आपको बताया G-2 किस बैकग्राउंड में ये रणनीति बनी, किसकी रणनीति है, इंडो पैसिफिक की मिडिल पावर्स की वर्तमान रणनीति ये दिखती है। इसका कारण यह है कि इन मिडिल पावर्स को अमेरिका और चीन दोनों का जो रवैया है पिछले कुछ सालों में जो रहा है, उससे एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। जरूरत हर किसी को है अमेरिका की और चीन की, अलग अलग कारणों से, लेकिन उनकी पॉलिसीज हमारे कंट्रोल में नहीं, उनको लेके बड़ी अनिश्चितता बनी रहती है। तो ये आपस में ट्रेड और इंटरेक्शन बढ़ा रहे हैं और सहयोग बढ़ा रहे हैं, कि उस अनिश्चितता के माहौल में जो पैदा हुई है G-2 की वजह से, चीन और अमेरिका की वजह से, अब वो कह रहे G-2, अब उनको फिलहाल भूल जाओ का मतलब ये नहीं कि हम उनको अपोज करें या उनके खिलाफ लड़ने की तैयारी करें, नहीं, ये वो नहीं है। ये केवल ये है उस अनिश्चितता के माहौल में, उस अनिश्चितता से जो नुकसान हो रहा है उसको कम से कम करने के लिए आपस में, यूं समझ लीजिए कि एक बड़ा परिवार है, उसमें 6 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। उन 6 लड़कों में से 2 अरबपति हैं और बाकी मामूली लखपति, हजारपति। तो वो जो 2 अरबपति हैं वो सबकी मदद करते थे, और जाने क्या हुआ कि वो दोनों अरबपतियों ने का बिहेवियर अजीब सा हो गया, बड़ी अनिश्चितता बन गई कि वो बाकी की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बाकी भाई बहनों ने कहा कि भाई हमें आपस में भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। उसका मतलब यह नहीं कि 2 अरबपति भाई हैं उनसे कोई लड़ाई वो लेनी है या उनके खिलाफ कोई ग्रुप बना रहे हैं, बल्कि अब तो उनसे उतनी मदद की कोई ठोस उम्मीद नहीं की जा सकती। पक्का नहीं है कि मदद करेंगे नहीं करेंगे, किस कारण से करेंगे। तो उस माहौल को कम करने के लिए कहा बाकी भाई बहनों ने कि भाई हम आपस में अपना सहयोग बढ़ाते हैं, जो कुछ भी है उसको आपस में मिल बांट के काम चलाएंगे। ठीक
ये वो है कहानी समझने की मुझको। G-2 क्लियर। ये कुछ छूटा तो नहीं। G-2 का पृष्ठभूमि क्या है बताइए, जोर से बोलिए। और कौन इसको इम्प्रूव करेगा बताइए। G-2 का की पृष्ठभूमि क्या, बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड में ये G-2 की रणनीति उभर रही है? अमेरिका और चीन की जो दोस्ती हुई है, इससे जो नुकसान दोस्ती हुई नहीं ऐसा कुछ खास, थोड़ी कोशिश हल्की फुल्की, और वो भी बोल सकता है कि कल 3 महीने बाद सुनने को मिले कि ऐसा कुछ नहीं। हाँ इससे जो नुकसान हो रहा है उसे कम करने के लिए इंडो पैसिफिक और कोई बताएगा? मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। बैकग्राउंड ये है कि चीन अमेरिका दोनों सारी दुनिया के लिए, विशेषकर ये मिडिल पावर्स जो हैं इंडो पैसिफिक, इनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उन दोनों का बिहेवियर, बर्ताव पिछले 2-3 सालों में बड़ा इरेटिक, अनिश्चितता वाला हो गया, अनसर्टेन। इरेटिक अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इरेटिक माने अनसर्टेन, पता नहीं। चीन के ऊपर अमेरिका ने कहा 125%, 150% टैरिफ पड़ेगा, फिर 40 कर दिया, फिर 35 कर दिया, ऐसे तमाशे हो गए। और कई पॉलिसी उन्होंने अपनाई और उनकी सुप्रीम कोर्ट ने साथ रहेगा, वो अलग कहानी चली। तो वो जो अनिश्चितता बनी हुई है अमेरिका और चीन की तरफ से, विशेषकर अमेरिका की तरफ से जब से ट्रंप आए हैं, उसको लेकर के जो रिश्तों के आधार थे वो सब हिल गए। तो अब ये इंडो पैसिफिक के मिडिल पावर्स ने आपस में सहयोग बढ़ाने की ठान ली है। तभी दिखाई पड़ रहा है आपको कितना जल्दी जल्दी एक दूसरे के पास जा रहे हैं। हम भारत के लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं इधर उधर, जिससे कि इस अनिश्चितता के माहौल में अमेरिका और चीन से जो सहयोग मिडिल पावर्स को मिलता था, उसकी कमी को दूर किया जाए आपसी सहयोग से, ये मिडिल पावर्स में आपस में। क्योंकि अमेरिका से और चीन से जो मिलता था उसको लेकर अनिश्चितता है, विशेषकर अमेरिका से जो मिलता था। देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जानते क्या है मिडिल पावर्स के लिए, किसी के लिए भी बहुत बड़ी मार्केट। देखो हम जब बात करते हैं कि हम जा रहे हैं हापुड़ की मार्केट में, तो हम एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहाँ के सामान खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। लेकिन जब कोई कहे कि भारत एक बड़ी मार्केट है या अमेरिका उससे भी बड़ी मार्केट है, तो इसका मतलब आमतौर से होता है तो मार्केट में दोनों चीज़ें होती हैं। अगर इधर इशारा हो रहा है कि वो वहाँ पर खरीदार बैठे हुए, बड़ी मार्केट है जहाँ पर कि कोई हमारा सामान खरीद सकता है। अमेरिका आज भी थोड़ा बहुत इज्जत कर रहा है भारत की, ऐसा नहीं बिल्कुल कह दिया उन्होंने कि हमको भारत से कुछ लेना देना नहीं। बीच में बड़ी तारीफ भी करते हैं मोदी जी की भी और भारत की भी, और फिर कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे कि मामला उलट जाता है। तो उसका सबसे बड़ा आज भी भारत की जो कदर है अमेरिका की नज़रों में और बहुत से देशों की नज़र में, तो एक कारण था सबसे बड़ा, भारत एक बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ लोग रहते हैं। साबुन तेल और गंगा चोटी से लेकर और हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर और न्यूक्लियर पावर के
वहाँ तक हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, भारत खरीदता है। भारत के लोग, भारत की सरकारें जो जिनके पास बाइंग कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है, वो मार्केट का मतलब, हम बड़ी मार्केट है, इसका मतलब है कि हम उनका सामान खरीद सकते हैं। जो लोग बड़ी पावर है उनको वो खरीदार चाहिए होते हैं। और हम अमेरिका की इज्जत इसलिए करते हैं कि वो हमारा सामान सबसे ज्यादा खरीदते हैं अब तक, हमको खरीदार चाहिए। हर किसी को चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा कमाई करना, ठीक। तो वो जो अनिश्चितता बन गई उन दोनों के पर, और अनिश्चितता में एक एलिमेंट ये भी आ गया कि ट्रंप ने कहा G2, यानी कि अब चीन और अमेरिका दोस्त हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि हो गए, और जरूरी नहीं कि हो ही। तो देखिए रिश्ता हमेशा ऐसे रहेगा, खट्टा मीठा, कभी अच्छा कुछ बुरा। मगर अब वो पुरानी जैसी दुश्मनी नहीं है। उस दुश्मनी की वजह से ही भारत की कदर थी अमेरिका की नजरों में कि भाई चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करेंगे। भारत एक बड़ी शक्ति भी है, हमारे पास बड़ी सी फौज भी है। और ये देखो होता नहीं कि जो पैसे वाला होता है वो अपने हाथ नहीं गंदे करता, वो चोट नहीं खाना चाहता। ये चोट खाने वाले काम गरीब मुल्कों को दे दो। तो जहाँ लड़ने भिड़ने का, सिपाही मरने का चांस हो, उधर भारत को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, उनको आगे कर दो। तो उनको अमेरिका को चाहिए था एक ऐसा, हम मिले हुए थे, हम गरीब थे, वो शकील है। तो अब वो कदर खत्म हो गई, तो अमेरिका के साथ चीन की दोस्ती होते हुए दिख रही है, ऐसा उतना बोलना चाहिए। और वो अनिश्चितता है। कभी हमारे उनके पक्के दोस्त थे, हमारा और अमेरिका का रिश्ता 20 साल से हमेशा अच्छा आई गया, सुदृढ़ हो रहा था, मजबूत हो रहा था। अब रुक गया, कभी नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया। तो वो सारी अनिश्चितता जो हमारे साथ हुई है, लगभग सारे मिडिल पावर्स को यही सब झेलना पड़ रहा है। चीन से, किसी को चीन से ज़्यादा, किसी को अमेरिका से ज़्यादा, और कुल मिलाकर दोनों को, इन दोनों की तरफ से जो अनिश्चितताएं बन गई हैं, उस माहौल से ये G-2 का स्ट्रेटजी अपनाई है। ये स्ट्रेटजी अमेरिका और चीन के विरुद्ध कोई गुट नहीं है। दोनों ये भी नहीं चाहते कि हम दोनों से किनारा कर लें, नहीं। सारे मिडिल पावर्स इंडो पैसिफिक के, चीन और अमेरिका दोनों का हस्तक्षेप इंडो पैसिफिक में चाहते हैं, रणनीतिक स्ट्रेटेजिक कारणों से भी और आर्थिक कारणों से भी। बस ये है कि क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है, और इधर बहुत उनका बिहेवियर अजीब सा रहा, इराटिक रहा, कभी कुछ, इसीलिए आपस में रिश्ते बढ़ाना अकलमंदी लग रही है सारे मिडिल पावर। बस वही G-2। इनकी जो पहले वाली टर्म थी डोनाल्ड ट्रंप की 1620 वाली, हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में उसके विपरीत थी। मतलब पहले इंडिया का काफी सपोर्ट हाँ, चाइना के हाँ, विरुद्ध हाँ, में हाँ। था। लेकिन ये बताओ कि वो पिछला जो टर्म था उसके अंत में उन्होंने चाइना के विरुद्ध उन्होंने अपना वो मतलब हाँ चाइना के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। और उसी रणनीति को अपनाया जो बाइडेन ने और बढ़ाया, और उसी रणनीति में हम दोस्त बन गए अमेरिका के, और गहरे नजदीकी दोस्त, क्योंकि अमेरिका को हमारी जरूरत और ज़्यादा दिखने लगी। हम मार्केट तो थे ही, और साथ में हम यहाँ की जो लड़ाई चीन को रोकने के लिए भारत का इस्तेमाल कर सकते थे। इसीलिए बनाया गया वो क्वाड, I2U2 वगैरह वगैरह, कई संधियाँ हुई। मगर ये बंदा आया, ये तो बहुत ही ट्रांजैक्शनल है, इस हाथ दे उस हाथ दे टाइप का कम। हर टॉपिक ले लें, तीसरा टॉपिक, 2 टॉपिक हुए ना।